हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में यहाँ पढ़ाया गया था अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल जो आपको पढ़ाया गया था उसके बाद का ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है अपकेंद्रीय बल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का छदम बल होता है, जड़त्वीय होता है हैं, और अजड़त्वीय फ्रेम के अंदर इसको हम देखेंगे। और ये इसका डायग्राम है। तो आपको याद हो कि जो पिछला टॉपिक था अभिकेंद्रीय बल, उसका डायग्राम कुछ ऐसा ही था हैं, लेकिन अंतर क्या था इनमें क्या फ़र्क है। जैसे ये O बिंदु था और ये A पोजीशन थी, ये B पोजीशन थी, ये C पोजीशन थी हैं। जो ये बल लग रहा था वो केंद्र की तरफ लग रहा था। इसमें क्या था कि जो अभिकेंद्रीय बल था उसमें जो बल लग रहा था वो एक्चुअल में केंद्र की ओर इस तरह से लग रहा था। अभिकेंद्रीय बल में है। तो अभिकेंद्रीय बल का डायग्राम ये था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हम देखेंगे कि जो बल लगता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसलिए इसको अपकेंद्रीय बल बोला गया है। क्या बोला गया है? अपकेंद्रीय बल। ये जो चित्र है वो अपकेंद्रीय बल का है। ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इसको पढ़ सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, स्टार्टिंग से, और एक इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि साइंस का किसी भी एग्ज़ाम का कोई सा भी क्वेश्चन ना छूटे। मेरी ये कोशिश है आप अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट्स करें। तो आइए आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए अब ये क्या कहता है कि अजड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, अजड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत न्यूटन के नियमों को लागू करने, न्यूटन के जो नियम हैं उनको लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की परिकल्पना करनी होती है जिन्हें किसी भी पिंड से या किसी वस्तु से क्या की जाती है, तुलना या संबंधित नहीं की जा सकती है। पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है ना। तो न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की परिकल्पना करना होता है जिनको किसी भी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सके। तो यही क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल की परिभाषा को निर्धारित करेगा ये चीज़। कैसे, देखो आगे देखते हैं। ये बल एक छदम बल है। ये बल कौन सा बल है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। ये बल कौन सा बल है, छदम बल या जड़त्वीय बल, याद रखना ये। ठीक है, अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छदम बल है। तो ये जो आपका अपकेंद्रीय बल है ये ऐसा ही क्या है, एक जड़त्वीय बल या छदम बल है। तो जड़त्वीय बल कैसे है अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। और चूंकि घूमते हुए निकाय में भी त्वरण होता है, आप जानते हो मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भी चल रही है तो प्रत्येक जगह अपनी दिशा और स्थिति को बदलती है, चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ही अगर कोई कण A है, ये कोई कण अगर गति करे यहाँ पे, सपोज करो इस वृत्ताकार पथ पर, तो पहले उसकी दिशा ये रहेगी, फिर वो जैसे ही यहाँ तक अपनी स्थिति को चेंज करते हुए जाएगा तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी। तो वृत्ताकार पथ पर भी क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है ना। क्योंकि वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। आपको पढ़ा रखा है मैंने पिछले सभी वीडियो में, आप जाके देखिए।
तो चूंकि घूमते हुए निकाय में भी त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। क्या होता है? बल का अनुभव होता है ना। एक्चुअल में हमें आभास होता है, और वो आभास क्यों होता है? जड़त्व के कारण, इसीलिए इसको जड़त्वीय बल कहा गया है। मैं अभी सब समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से देखना आप, हैं, आप सिर्फ इनको देखते जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो। उसके बाद देखो, इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। एक तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ये बल छदम बल है या जड़त्वीय बल है, दोनों में से कोई सा भी, छदम बल भी होता है या जड़त्वीय बल भी होता है, हैं। और उसके बाद चूंकि घूमते हुए निकाय में भी त्वरण होता है, घूमते हुए निकाय में भी त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। और इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। तो देखो, विपरीत होती है। एवं इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, आउटवर्ड फोर्स बोलते हैं उसको, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ये हमारा जो डायग्राम है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अभिकेंद्रीय बल का डायग्राम ये वाला पढ़ाया था, इधर देखो सब देख रहे होंगे, ये अभिकेंद्रीय बल का डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था। इससे जस्ट उल्टा है ये, थोड़ा सा अंतर है। इसमें कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वो जैसे किसी मोड़ पर घूमती है, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो एक बल का आभास होता है जो उसको केंद्र की ओर लगता है। तो केंद्र की ओर जो बल लग रहा था वो ये एफ लग रहा था केंद्र की ओर, तो ये अभिकेंद्रीय बल हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बल बाहर की ओर महसूस होता है उसको, हैं। तो केंद्र से जस्ट बाहर की ओर, ये तो केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, देखिए एफ इधर बाहर लग रहा है, ये बाहर लग रहा है। तो बाहर की ओर ये जो अनुभव होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। देखेंगे कि इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, जिसे हम न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, देखो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अब कहा जाए कि ये अभिकेंद्रीय बल के जस्ट विपरीत हो गया, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल लगता है अंदर की ओर और अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की ओर। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इसकी तुलना कर दी। कैसे कर दी? देखो, जिसे हम न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसके विपरीत दिशा में, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है, हैं, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसी प्रतिक्रिया बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि जिसे हम न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया स्वरूप, अभिकेंद्रीय बल लगेगा केंद्र की ओर और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर की ओर जो लगेगा बल, उसे क्या कहते हैं हम? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अब यहाँ तक की बात सिर्फ अपकेंद्रीय बल की हुई है। और यह डायग्राम है जो मैंने आपको बताया है, एक वृत्ताकार पथ है ये, हैं। अगर इस पर कोई भी वस्तु है गति कर रही है तो ये जैसे मोड़ पर कार है, मोड़ पर कार। अब मोड़ पर कार से क्या तात्पर्य है? देखिए अब ध्यान से समझना। अब ज़रा मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इस थ्योरी का क्या तात्पर्य होगा। देखिए, ये कोई पथ है इस तरीके का, इस तरीके का कोई पथ है और यहाँ से कोई गाड़ी इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से कोई कार गति करते हुए इस सड़क पर जा रही है। तो देखो, कार के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और कोई चार पहिया वाहन किसी सड़क पर चल रहा है। तो सबसे पहले बातों को ध्यान से सुनना। जो ही कोई टर्न आएगा, वृत्ताकार पथ आएगा, क्योंकि अगर टर्न आएगा तो वो कर्व आएगा, उसके अंदर मार्ग में कर्व, वक्राकार कर्व आएगा या वृत्ताकार पथ आएगा। तो जो ही टर्न आएगा, कार जैसे घूमती है
तो घूमने के लिए जो उसकी स्पीड होती है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। और ब्रेक आप जानते हो लगाने पर जब भी कार रुकती है तो पहिए और सड़क के बीच में घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। तो वो घर्षण के कारण ही अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करती है। कौन करती है? कार। जो केंद्र की ओर जैसे वो घूमेगी, ये कार अगर इधर से जाके इधर घूमती है तो अभिकेंद्रीय बल इधर की तरफ रहेगा, इस तरीके से उसको प्राप्त होता है अभिकेंद्रीय बल संतुलन के लिए। लेकिन कार का पहिया उठता है, कौन सा पहिया उठता है? अंदर वाला। अगर कार दाईं तरफ घूम रही है तो दाईं तरफ वाला पहिया हल्का सा उठता है। अगर बाईं तरफ वाला उठेगा तो वो उठ ही नहीं सकता। पहली बात तो अगर वो उठेगा तो गाड़ी क्या होगी? पलट जाएगी। तो हमेशा आप जिधर मुड़ेंगे उधर का पहिया उठता है थोड़ा सा, हैं। आप स्पीड में जाएंगे और आप जिधर घूमेंगे, जैसे आप इधर घूमना चाहते हैं, राइट में घूमना चाहते हैं, तो इमेजिन करो आपकी गाड़ी को आपने टर्न किया राइट में, तो राइट में टर्न करते ही राइट की साइड वाला ही पहिया क्या होता है? हल्का सा ऊपर उठता है। और पहिए और सड़क के बीच में जो घर्षण होता है तो वो घर्षण अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। लेकिन कार ने तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर लिया, प्राप्त कर लिया है ना, घर्षण के कारण। लेकिन जो व्यक्ति कार के अंदर बैठा था वो तो कार की गति के साथ गतिमान रहना चाहता था, जड़त्व के नियमानुसार। जड़त्व का जो प्रथम नियम था, गैलीलियो का प्रथम नियम, तो उसके अनुसार वो तो क्या चाहता है कि मैं अगर गाड़ी में स्थिर हूँ तो स्थिर ही रहूँ, और अगर गाड़ी के साथ गतिमान हूँ तो गतिमान ही रहूँ। तो जैसे ही गाड़ी ने टर्न लिया था तो गाड़ी ने तो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए घर्षण बल प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो जो व्यक्ति विकार में बैठा था उसको थोड़ी घर्षण बल मिला। कार जैसे ही इधर घूमती है, दाईं तरफ घूमती है, सपोज करना ध्यान से, कार आई तो जैसे दाईं तरफ घूमती है तो वो जड़त्व के कारण बैठा हुआ था, उसको एक बल आभास होता है बाहर की तरफ, है। आप कभी देखना अगर गाड़ी दाईं तरफ घूमेगी तो आप बाईं तरफ झटका खाओगे, हैं। तो उसका कारण क्या है कि आप स्थिर रहना चाहते थे, लेकिन एक बल प्राप्त हुआ और उसके कारण कार तो क्या है? घर्षण के कारण कार ने तो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लिया, लेकिन व्यक्ति जो है वो भी अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर्षण केवल कार के पहिए के बीच और सड़क के बीच में था। अब वो व्यक्ति अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो सीधी रेखा में गतिमान था कार के साथ, और जैसे ही कार घूमती है तो वो क्या होता है? वो अपनी स्थिति से बाहर की ओर जस्ट झटका खाता है। क्यों? क्योंकि उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं हुआ। कार को तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान हो गया, तो उसको उसी जड़त्व के कारण वो स्थिर रहना चाहता था लेकिन स्थिर नहीं रह पाया, तो वो एक बाहर की ओर बल अनुभव करता है। तो वही बल ये क्या है? अपकेंद्रीय बल है आपका, जो ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो आपने देखा होगा चक्रीय झूला। चक्रीय झूला देखा आपने मेले के अंदर, या कहीं आप भी झूले होंगे चक्रीय झूला। तो जो चक्रीय झूला होता है आपने देखा होगा, इस तरीके से वो चक्रण करता है, इस तरीके से, हैं, इस तरीके से चक्रण करता है। यहाँ पे लोग ऐसे बैठे होते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो रोटेट होता है, जब वो घूमता है इस तरीके से, तो एक बल बाहर की ओर महसूस करते हैं और उसको हाथ से पकड़ लेते हैं लोग, उसके बैरियर को। अगर हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो व्यक्ति बाहर की ओर गिर भी सकता है, वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। और ये जो कार वाला मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें कार के पलटने के चांस किधर रहेगा? यदि कार दाईं ओर घूमती है तो वो बाईं ओर पलटने के चांस ज़्यादा रहता है। अगर वो निर्धारित गति से तीव्र गति हो जाए, उसकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो हमेशा गाड़ी जिधर मुड़ती है उसके विपरीत दिशा में पलटती है। क्यों?
क्योंकि घर्षण के कारण अभिकेंद्रीय बल तो प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन गति के कारण अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं होता है, तो वो अपकेंद्रीय बल की तरह कार्य करके और जस्ट उल्ट पलट जाती है। वो अभिकेंद्रीय बल जब तक वो प्राप्त करेगी तब तक गाड़ी पलटेगी नहीं, वो संतुलित रहेगी। और जैसे ही अधिक नियत गति से ज़्यादा गतिमान होने के कारण अगर उसको घर्षण से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हुआ अधिक गति के कारण, तो वो बाहर की ओर हमेशा पलटेगी। पहिया हमेशा अंदर वाला थोड़ा सा उठता है अभिकेंद्रीय बल के कारण और घर्षण के कारण। हमेशा पहिया जैसे टर्न पे अगर राइट जिधर घूमेगी गाड़ी तो उधर का अंदर वाला पहिया हल्का सा ऊपर उठता है। हैं हमेशा गाड़ी का ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना आप, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमेशा घर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है किसी भी गाड़ी को या कार को या बस को। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखना। दूसरा आपको ये चक्रीय झूला, ठीक है ना। तीसरा आपने देखा होगा कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन, तो वो भी जब कपड़े को खंगालती है तो पानी को बाहर की ओर फेंकती है, तो वो भी क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण हैं। और ये आपका जो चक्रीय झूला है ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही है, अपकेंद्रीय बल के कारण ही एक बल बाहर की ओर महसूस होता है, तो व्यक्ति हाथ से झूले को ऐसे पकड़ लेता है। ठीक, तो अपकेंद्रीय बल के आपके दो उदाहरण हो गए। और आपने देखा होगा मक्खन निकालने की मशीन है, जो छाछ से मक्खन बिलोया जाता है, तो वो भी आपके क्या उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। क्यों? क्योंकि जब उसको मथा जाता है दही को, तो हमेशा बाहर की ओर फेंकता है वो मक्खन को, तो इस तरीके से वो भी अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दाल मथने की जो मथनी होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पे होती है, कपड़े धोने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पे होती है। तो ये सारे उदाहरण हैं जो आप बिल्कुल अपने तरीके से नोट कर। तो ये आपका एक जो टॉपिक था अपकेंद्रीय बल, इन्हीं एग्जाम्पलों के साथ समाप्त हुआ ये चक्रीय झूला। और ये तीसरा पॉइंट जो मैंने अपकेंद्रित्र लिखा है, सेंट्रीफ्यूग, ये इसके अंतर्गत वही आता है। एक तो आपके कपड़े धोने वाले वॉशिंग मशीन, यानी जो जनित्र होते हैं इस प्रकार के जो अपकेंद्रीय बल के ऊपर बनाए गए हैं, उसके लिए है ये अपकेंद्रित्र। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वो युक्तियाँ आती है जो अपकेंद्रीय बल पे कार्य करती है। तो वही एक तो आपकी हो गई वॉशिंग मशीन और दूसरी मक्खन निकालने वाली मशीन। तो इस तरह से इतने एग्जाम्पलों के साथ आपको आज अपकेंद्रीय बल आपका समाप्त हुआ। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ये गाड़ी वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कार को अभिकेंद्रीय बल कैसे प्राप्त होता है, तो सड़क और पहिए के घर्षण के कारण अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर जब वो संतुलित होती है, जबकि अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो तो नियत गतिमान से गति करना चाह रहा था, उसको तो अभिकेंद्रीय बल मिला नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कार दाईं तरफ घूमेगी तो बाईं तरफ झटका खा रहा है। तो उसका कारण यही है कि उसको जो वो स्थिर रहना चाहता था जड़त्वीय बल के कारण, जो वो कार के साथ गतिमान रहना चाहता था, उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको एक झटका महसूस होता है, बल महसूस होता है, वही अपकेंद्रीय बल होता है जो बाहर की ओर लगता है। कार इधर घूमती है तो वो इधर झटका खाता है, अगर कार इधर घूमेगी तो वो इधर झटका खाएगा। और हमेशा किसी भी गाड़ी का पहिया कौन सा उठता है, जिधर वो घूमती है उस साइड का पहिया थोड़ा सा उठता है। अगर नियत वेग से अधिक वेग रहेगा तो अभिकेंद्रीय बल अगर उसको घर्षण के कारण प्राप्त नहीं हुआ गाड़ी को, तो हमेशा बाहर की ओर पलटेगी वो। इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो इसी के साथ आज आपका ये टॉपिक जो है अपकेंद्रीय बल समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। जो रीट है, ग्रुप डी है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, इन फ्यूचर आने वाले समय में एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। और अभी तो फ़िलहाल आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में अब आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देश और हमारे आसपास बहुत
स्थिति खराब है कोविड-19 कोरोना के कारण, जो काफ़ी संकट और महामारी का समय है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप सावधानी रखें, प्रिकॉशंस लें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अलग रहें। ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और अपने सभी आवश्यक कार्य हो तभी आप बाहर आएँ। लोगों से दूरी बना के रखें हैं, और अपने कार्य में एकांत घर में ही बैठ के ज़्यादा समय गुजारें। अब ये भी संभव नहीं है कि हम घर में ही बैठे रहें, काम तो सभी करने पड़ते हैं जितने भी ज़रूरी है, तो आप उनको सावधानीपूर्वक करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं साइंस के अगले और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।